तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नीट का एग्ज़ाम पेपर 2020 का। ठीक है, ये जो सेट है वो है F1। सारे सेट्स में सेम ही क्वेश्चन होंगे, बट उनका ऑर्डर अलग अलग होगा, यानी वो अलग तरह से अरेंज किए होंगे। इवन ऑप्शन भी उनके क्या होंगे, अलग अलग तरह से अरेंज होंगे। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। इसको क्या कहते हैं? क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल, एल्डोल और कैनिजारो। तो कैनिजारो जो होता है वो रिएक्शन हमेशा ऐसे एल्डिहाइड्स के बीच में होती है जहाँ पे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तो एक एल्डिहाइड है, दूसरा एसिटोफिनॉन है। एसिटोफिनॉन क्या क्या होता है? बेंजीन पे COCH3 ग्रुप। तो यहाँ से ये तो कट हो गया कि ये कैनिजारो नहीं है, ना ही कैनिजारो ना ही क्रॉस कैनिजारो। बचा कौन? एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। तो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में डिफरेंस हमेशा क्या होता है कि डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। तो हमारे पास एक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड, दूसरा एसिटोफिनॉन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्रॉस एल्डोल, यानी 136 का क्या आ गया, सेकंड वाला क्रॉस एल्डोल। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीजरिंग द जीटा पोटेंशियल इन डिटरमाइनिंग द कोलाइड सॉल्यूशन। तो जीटा पोटेंशियल होता क्या है? इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं, जो चार्ज डिस्पर्सल को बताता है। तो कोलाइड सॉल्यूशन में इसका क्या कंडीशन है? तो होता ये है कि जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं, जब उनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो उन पर कोई ना कोई चार्ज होता है, तो वो अपने ऑपोजिट चार्ज की लेयर अपने अराउंड बनाते हैं। इस तरह के दो लेयर पॉसिबल होते हैं, उनका पोटेंशियल जो होता है जीटा पोटेंशियल कहलाता है। तो ये नापता क्या है? ये कोलाइड सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को मेजर करता है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वन। ठीक है, ऐसे हमारा आंसर आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 है। द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मैनी एंजाइम पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP विद सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। एल्शियम, पोटेशियम, आयरन एंड कॉपर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सोडियम के साथ इनमें से होता है पोटेशियम यूज। पोटेशियम सोडियम पंप भी चलता है, जो कई कहता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, इवन न्यूरॉन्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके ATP, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है, उस रिएक्शन को भी यही क्या कर रहे होते हैं? एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी पोटेशियम। पोटेशियम करेक्ट आंसर है। ठीक है, 143 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड। तो बेसिक अमाइनो एसिड टोटल में से कितना होता है? केवल 2, दैट इज लाइसिन और अर्जिनिन। तो यहाँ से हमारे पास लाइसिन आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका pH जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये बेसिक अमाइनो एसिड कहलाता है। ठीक है, इसका 1 एंड जो होता है, इसका स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, कैसा होता है इसका? NH2, इस पर क्या होता है? CH2 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 CH, और इधर क्या होता है? इस पर एक और अमीनो एसिड लगा रहता है यहाँ पे CH2, और इधर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 143 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड। इन चारों में से कौन सा बेसिक है? तो टोटल अमाइनो एसिड में से केवल 2 ही होते हैं जो बेसिक होते हैं। हिस्टडीन भी कई बार बिहेव करता है, लेकिन उसके अलावा लाइसिन और अर्जिनिन ही क्या होता है? इसके आंसर है। तो हमारा 143 का आंसर क्या हो जाएगा? लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई X इन द फॉलोइंग सिक्वेंस। हमारे पास टॉल्विन दे रखा है, जिसका क्लोरिनेशन हो रहा है यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और X बन रहा है जिसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करने पे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। 4 ऑप्शन है, तो इनमें से इसका हमारे पास ये रिएक्शन मैंने कर रखी है यहाँ पे, आप लोग देखिए। क्लोरिनेशन हो रहा है, 2 क्लोरीन लग चुके हैं उस पर टॉल्विन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, उसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करने पे बेंजल्डिहाइड बन रहा है, यानी हमारे पास जो हो जाएगा ये जो है, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है B। ठीक है, ये हो जाएगा B, ये वाला, ये B है हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें फील्ड स्ट्रेंथ का, तो हम लोग इसको बता सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से साइनो जो होता है, साइनाइडो लिगेंड जो होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो CN तो आएगा सबसे आगे, और उसमें जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन से ज़्यादा कम CN का होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड वन, क्योंकि फ्लोरीन से ज़्यादा क्या होता है? फ्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे? SCN से, थायोसाइनाइडो से, इसलिए ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, यानी ये हो गया हमारा आंसर, थर्ड वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 146 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले फॉले क्या हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, लेकिन कैटायनिक कैसे स्पेसिफिक है, क्योंकि उसमें ऐसे डिटर्जेंट जिसका केमिकल में एक्टिव साइड या रिएक्टिव साइड जो होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कैटायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हमें, तो इनमें से ऑप्शन जो है वो फर्स्ट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो अमोनियम आयन होता है उसमें क्या होता है, एक्टिव साइड जो होता है वही हमें एज अ कैटायनिक डिटर्जेंट की फॉर्म में मिलता है। तो इसका फॉर्मूला भी दे रखा है मैंने हमें, ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हमें, तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट से आ रखा है क्वेश्चन क्लास 11 से, और इसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे मोल कॉन्सेप्ट के। कौन से, एक तो एवोगैड्रो नंबर वाला, दूसरा कौन सा, मास वाला। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास, मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। मास सबका सेम है क्योंकि सारे ऑप्शन में 1 ग्राम ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो किस पे डिपेंड करेगा, उनके मोलर मास पे। और नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो मोलर मास के क्या होते हैं, इनडायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होता है, जैसे इसमें दिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलर मास पे। मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मोलर मास जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी नंबर ऑफ एटम्स उतने कम होंगे क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे कम तो है सिल्वर के, तो सबसे ज़्यादा के लिए क्या कहेंगे हम, जितना छोटा मोलर मास उतनी ज़्यादा उसकी नंबर ऑफ एटम्स। तो यानी हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 147 का सेकंड, लिथियम, क्योंकि इसका मोलर मास बहुत कम है तो इसका अपने आप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। 148 में से हमें इनकरेक्ट मैच बताना है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं और हमें इनको बताना है कि इनमें से कौन सा मैच सही नहीं है, इनकरेक्ट बताना है इसमें। तो ऑप्शन देखिए, हमारे पास अननिलियम है, ठीक है, ये 4 हैं, जिसमें से 4th ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अगर आप लोग इनकी नेमिंग देख रही होगी, हम लोग एलिमेंट को 100 से जो अवे होते हैं उनको उनके नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। 111th है वो रोएंटजिनियम है, जबकि हमें अगर हम ऑप्शन देखें तो उसमें क्या दे रखा है, डिफरेंट दे रखा है। ठीक है, इसलिए इनकरेक्ट आंसर कौन सा होगा, लास्ट वाला, डी वाला। ठीक है, इसका इन्होंने डर्मेस्टेडियम दे रखा है जो कि गलत है। देखते हैं 149th, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव द कार्बेनाइन टेस्ट। कार्बेनाइन टेस्ट का पहला कंडीशन ये होता है कि ये टेस्ट किन के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, प्राइमरी एमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास अगर आप लोग देखो ये, तो ये वाला जो है वो कौन सा है, ये टर्शियरी है। इसमें नाइट्रोजन के जो तीनों बॉन्ड हैं वो किससे लगे हुए हैं, एक में बेंजीन से लगा हुआ है, 2 मेथाइल ग्रुप से लगा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें ए पे हाइड्रोजन है, यानी ये कैसे हो जाएगा, सेकेंडरी। ये प्राइमरी है, जबकि ये भी क्या है, सेकेंडरी है। तो ये दोनों सेकेंडरी हैं, ये टर्शियरी है। तो ये टेस्ट केवल किसके लिए होता है, क्योंकि ये टेस्ट केवल प्राइमरी के लिए होता है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा प्राइमरी एमाइन। और रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है जैसे आइसोसाइनाइड बन जाता है किसके ऊपर, रिंग के ऊपर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, 149 का थर्ड। 150th, पेपर क्रोमेटोग्राफी एन एग्जाम्पल ऑफ थिन लेयर, कॉलम, एडजॉर्प्शन और पार्टीशियन। तो इसका आंसर कौन सा होता है, पार्टीशियन। ठीक है, पेपर, ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है 2 पार्ट्स में होती है, लिक्विड और मोबाइल फेस। तो 150th का आंसर है 4th, पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, 4th वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a mixture of N2 and air gas in the cylinder contains 7 gram of nitrogen and 8 gram of air. If the total pressure of the mixture of the gas in the cylinder is 27 bar, यानी हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है, the partial pressure of N2 is कितना हो जाएगा, हमारे पास एटॉमिक मास दिया हुआ है नाइट्रोजन और उसका आर्गन का, हमें क्या बताना है, इसका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। इस टाइम इसको डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, वहाँ से आ जाएगा इसका आंसर। तो ये मैंने किया हुआ है सॉल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको देख लीजिएगा कैसे किया हुआ है। हमने क्या किया, पहले मोल निकाले हैं, फिर हमने वहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाला नाइट्रोजन का, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है 15 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 बार, यानी फर्स्ट, 151 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 175, और इसका मास दे रखा है मास नंबर, और 71 इसका क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के, जो जनरल इक्वल होता है नंबर ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन के।
तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कितने हो जाएंगे 71 और हमें न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी ये आ रहा है 104। तो हमने उनकी सीरीज देखनी है कि उन्होंने पूछा किस तरह से। पूछा है पहले प्रोटॉन कितने हुए 71, न्यूट्रॉन कितने बताए हमने 104, तो कौन सा है मिडिल में 104 आना चाहिए। और देन उसने पूछा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने कहा है रिस्पेक्टिवली हमें एक सीरीज में बताने हैं, तो हमारा ऑप्शन थर्ड इसी हमारा मैच कर रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा थर्ड वाला। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स दे रखा है। हमारे पास स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितना था और लास्ट में यानी आफ्टर टाइम टी कितना हो जाता है वो भी दे रखा है हमें कंसंट्रेशन। तो हमें निकालना क्या है इसका टाइम। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरह से हमने इसका आंसर किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे क्या दे रखा है रेट कांस्टेंट दे रखा है। हम वहाँ से ए नॉट और ए की वैल्यू रख के टी निकालना चाह रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। यहाँ से रख के हमने क्या सॉल्व किया इसको, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 500 सेकेंड आता है, क्योंकि लॉग क्या होगा 2.0 अपॉन 0.2 कितना आ रहा है 10 आ रहा है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ से हमारा आंसर जाएगा 500 सेकेंड, यानी ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया 153 का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 154, आइडेंटिफाई विच ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको हम लोग जो बताएंगे वो एमओटी की हेल्प से बताएंगे। एमओटी की हेल्प से केवल वो एटम या वो मॉलिक्यूल जो होते हैं एग्जिस्ट नहीं करते जिनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो 0। तो इसमें आंसर कौन सा होगा हीलियम का, क्योंकि हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं। ठीक है, जो जाएंगे सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार में, दोनों में 2 जा रहे हैं। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू क्या होता है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों का इक्वल होता है। तो यहाँ से 2 ही बॉन्डिंग होंगे, क्या होंगे 2 ही एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0 को इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए हीलियम वाला जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 154 का कौन सा है थर्ड। नेक्स्ट है 155, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज का हमें क्या दे रखा है हाइड्रोलाइसिस दे रखा है, जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रखा है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है और हमें निकालना क्या है गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो कौन सा सही होगा, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है केसी दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगता है इस पर, तो ये है इसका फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है डेल्टा जी इक्विलिब्रियम प्लस आर टी प्लस सी। के सी स्टार्टिंग में इसमें रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बन जाता है ये बन जाता है, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम में 0 होती है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन सी। और यहाँ से हमारा आंसर जो है वो ये बन गया, जो किसके इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड की। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो उसमें ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा है थर्ड, यानी हमारे पास 155 का थर्ड आंसर आया। 154 देखिएगा, रिएक्शन है 2Cl, यानी एटम से क्या बन रहा है मॉलिक्यूल बन रहा है Cl2 का, 2 Cl एटम मॉलिक्यूल बना रहे हैं Cl का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब भी एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं यानी बॉन्ड बनाते हैं और वो स्टेबल हो रहे हैं तो वो हीट रिलीज करेंगे, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। ऐसी रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होती है उनमें डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है यानी एंथैल्पी चेंज होता है वो माइनस में आता है, माइनस में आएगा डेल्टा, तो हमारे पास डेल्टा एच क्या होगा 0 से छोटा। ऐसे ही हम एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी क्या होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है, लेकिन एटम कितने हुए 2, तो हमारा जो डेल्टा एस आएगा यानी एंट्रोपी आएगा वो निगेटिव आएगा, इसलिए दोनों के दोनों जो होंगे वो 0 से क्या होंगे छोटे। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसके लिए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें डेल्टा एच भी क्या है माइनस में है और डेल्टा एस भी क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। क्लियर हो गई बात, तो 156 का क्या है 2। नेक्स्ट है फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस। निकिल का हाइड्रोक्साइड दे रखा है हमें और NaOH का 0.1 मोल दे रखा है, मोलर दे रखा है आयनिक प्रोडक्ट। तो KSP का फॉर्मूला क्या होता है, KSP इक्वल्स टू क्या होता है सॉल्युबिलिटी इनटू आयन, आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसमें उसकी स्टाइक्योमेट्रिक वैल्यू क्या होती है पावर में जाती है। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी NiOH का होल ट्वाइस जो होगा वो रिएक्शन में Ni+2 और 2OH माइनस देगा,
वहाँ से Ni की हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा KSP इक्वल्स टू K इंटू ये S निकाल लेंगे हम सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा KSP अपॉन OH का होल ट्वाइस। यहाँ से फॉर्मूला आए और हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁻13, ठीक है। किससे मिल रहा है ये? ऑप्शन नंबर 3 से, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा किस पे? एनोड पे, इनमें 4 ऑप्शन में से H2S, SO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन कर रखी है हमने इसमें। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वाटर में टूटता है 2H+ और SO4-2 में, साथ में क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में टूट रहा है तो वाटर के आयंस भी होंगे उसमें सॉल्यूशन में। तो एनोड पे हमारे पास कौन सी गैस आ रही है? एक तो वाटर आ रहा है, साथ में ऑक्सीजन गैस आ रही है। तो किससे मैच कर रहा है? वाटर तो है नहीं ऑप्शन, हमारे पास गैस कौन सी होगी? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन सा पॉइंट कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में करेक्ट नहीं है? तो पहला, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो एफिनिटी रखता है हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो ये कह रहा है ये लेस स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। दूसरा है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बस्टन, इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये वही बात है। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड। तो इनमें से लास्ट के तीनों पॉइंट एक्चुअली करेक्ट हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसकी ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए रखता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या कर सकता है, ये रिड्यूस करेगा, क्योंकि जहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी रिड्यूस आएगी, दैट इज करेक्ट। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये भी सही है। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बस्टन। जब भी कंप्लीट कम्बस्टन होता है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला पॉइंट एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा स्टेबल, इवन 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। तो इसलिए इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। 159 का फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द मोल्टन CaCl2, यानी कैल्शियम किस उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में +2। तो इसमें कितने फेराडे यूज़ हो रहे हैं हमें वो बताने हैं। तो इस रिएक्शन में देखिएगा, अगर हम लोग Ca+2 को चेंज करें Ca में, यानी हमारे पास 40 ग्राम बन रहा है उसका मोलर मास के हिसाब से, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं एक्चुअली उसको गेन करने पड़ रहे हैं ताकि वो Ca+ में बने। तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 फेराडे हो जाएगा। अगर हमें 20 ग्राम बनाना है Ca+2 से, तो अब हमारे पास कितना मोल यूज़ हो रहा होगा? क्योंकि जब Ca+2 से एक Cl बनाना है तो 1 मोल यूज़ हो रहा है। Ca+2 से अगर Ca बनाना है जिसका 20 ग्राम मास है, 40 का 20 यानी आधा हो जाएगा, तो 0.5 मोल होगा। अब इस केस में हमें कितना लेना पड़ेगा? 1 फेराडे, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटीन टू फॉर्म पेंटुइन इज। हमने करना क्या है? 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंटुइन बनाना है, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकालना है। इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं। डी मीन्स होता है डिलीट, हाइड्रोजन और हेलोजन डिलीट हो गया उससे। तो ये थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। इसी रिएक्शन को, क्योंकि जो हाइड्रोजन निकलता है वो अल्फा जो होता है वहाँ से बीटा निकलेगा, उसके जस्ट बगल में जो कार्बन होता है उसको बीटा बोलते हैं। बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, तो इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। इसमें डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकलना। वाटर निकल रहा है नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है, डी वाला करेक्ट नहीं है। और फॉलो जेटसेफ रूल। जेटसेफ रूल जो होता है इसी को हम सेटजेफ रूल से नाम से जानते हैं, जो ये बताता है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है। अगर इस रिएक्शन को देखें हम तो ये कुछ इस तरह से हो रही होगी। 2 पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की, पेंट-1 बनने की और पेंट-2 बनने की। लेकिन सेटजेफ ये कहते हैं कि हमेशा जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसके हिसाब से जो सेकंड वाला है पेंट-2 वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे सिर्फ पेंट-2 की बात की गई है। तो यानी इसमें सेटजेफ रूल तो लग रहा है, बीटा एलिमिनेशन भी लग रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी है। तो हमारे पास इनमें 3 ऑप्शन यानी A, C और D हमारा सही है, जो कि 4th से मैच हो रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4th वन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th वन।
161 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो CH4 से कार्बन की बात करना है केवल। तो कार्बन किस में, CH4 था, मिथेन था, उससे कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है, ये है इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट। CH4 का -4 है और CH4 में कार्बन का -4 है, CCl4 में +4 है। तो -4 से +4 कौन सा ऑप्शन सही होगा करेक्ट, 162 का फर्स्ट वन, ये वाला। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाई वुड्स रिएक्शन। ठीक है, एनहेप्टेन, एनब्यूटेन, एनहेक्सेन और 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो वुड्स रिएक्शन जो होती है, अगर हम इसको सिंपली कहें तो ये कुछ इस तरह से होती है। RX होता है इसमें, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल जाते हैं जो सोडियम मेटल के साथ क्या बनाते हैं, एक्चुअली RR बनाते हैं। ये होता है, बाकी सारा 2NaX बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। लेकिन मेन चीज़ इसमें RR बनता है। हम लोग जब सेम टाइप का रिएक्टेंट लेंगे जिससे एल्केन बनेगा, ये एल्केन जो बनेगा ना वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब उसके अंदर इवन नंबर ऑफ क्या होंगे, कार्बन होंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है। तो इवन नंबर तीनों के अंदर है, 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन के अंदर भी है, हेक्सेन के अंदर भी है और किसके अंदर भी है, ब्यूटेन के। केवल किसमें नहीं है, हेप्टेन में, उसमें 7 कार्बन है। तो ये पॉसिबल नहीं है। उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन, हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर ऑड नंबर है, किसके, कार्बन के। नेक्स्ट है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो हमें पता है कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस आगे भी दे रही है रिएक्शन, इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। लेकिन बनता कौन सा ग्लूकोज है, ये अल्फा बीटा लगा रखे हैं इसमें। अल्फा बीटा क्या होता है, ये अल्फा कार्बन पे OH की पोजीशन को बताते हैं। अल्फा कार्बन पे OH की पोजीशन को बताएंगे कि वो जो ग्रुप होता है CH2OH उसकी रिस्पेक्ट में कैसे लगे हैं। अगर सेम साइड पे लगे होते हैं तो अल्फा, और अगर ऑपोजिट साइड में लगे होते हैं तो बीटा। तो ये है इसका रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, जो सुक्रोज होता है, ये हमारा सुक्रोज का स्ट्रक्चर है और इसका हाइड्रोलाइसिस करके क्या होता है, अल्फा और क्या बनता है, बीटा ग्लूकोज बनता है। तो इसमें बीटा ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और अल्फा क्या बनता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज बनता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वन, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी ऐसी बात है जो गलत बोली गई है। तो पहला है इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक H, C और N आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 एंड Cr2O7-2 आर नॉट द सेम। थर्ड है Cr+2D4 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 इन वाटर। ट्रांजिशन, नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है इंडस्ट्रियल कंपाउंड की, तो ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इनके बीच में बड़ी सी कैविटी होती है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि ये छोटे छोटे एटम्स को उसमें ट्रैप कर सकते हैं। सेकंड है ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि क्रोमियम का दोनों में सेम नहीं है। तो इसका हमने निकाला है, तो एक्चुअली दोनों में +6 ही आ रहा है, यानी ये बात सही नहीं है कि इनका सेम नहीं होता है, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +6। तो यहाँ से ये ऑप्शन पता चल गया हमें कि ये गलत है, कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। इसके अलावा जो बाकी 2 पॉइंट है वो सही है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और बहुत जगह पे एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। तीसरा जो था Cr+2, D4 जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें Cr+2 को Cr+3 में बदलना क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। और जितना ईजिली रिएक्शन होगी उतनी जल्दी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और बहुत ही अच्छा क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेंगे उतने ही अच्छे क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला वाला Cr+2 Cr+3 में ज़्यादा ईजिली बनता है, किसकी कंपेयर में, Fe+2 किससे, Fe+3। इसलिए सेकंड जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है और हमारा आंसर कौन सा है, सेकंड वाला हमारा आंसर है, ये वाला, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है HCl ऑन पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 MgCl2 NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइज। तो इसका आंसर जो है फोर्थ है, दैट इज NaCl, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो होती है CaCl2 और MgCl2 की HCl में ज़्यादा अच्छी होती है और जितने अच्छे सॉल्युबल होंगे उतनी जल्दी रिएक्शन करेंगे। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, 166 का फोर्थ, NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से हमें सही बात बतानी है। तो CO2 इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फ्रूट। द स्ट्रक्चर ऑफ C60 यानी फुलरीन की बात हो रही है, कंटेन 12 कार्बन एटम एंड 25 कार्बन रिंग्स। GSM जो कि जियोलाइट होता है एक टाइप का, इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। CO इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो पहला पॉइंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है, तो ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, दैट इज़ करेक्ट। लेकिन CO2 किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में यूज़ होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन 12 कार्बन एटम एंड 25 कार्बन रिंग्स। तो ये एक्चुअली गलत है क्योंकि इसमें इतने रिंग्स नहीं होते हैं। GSM-5 जो है जियोलाइट तो होता है, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, कार्बोनिल को एल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करने के लिए, तो ये सही है। हम लोग इसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इस जियोलाइट को, जो एल्कोहल को गैसोलीन में, इसके अलावा अदर हाइड्रोकार्बन को भी चेंज करने में यूज़ होता है। और CO कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ये करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इससे ना ही कोई कलर होता है ना ही कोई स्मेल होती है, तो C और D ऑप्शन करेक्ट है। C और D ऑप्शन यानी सेकेंड वाला हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन लीड टू चेंज इन, क्या चेंज आता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी और हीट ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितना फ्रिक्वेंटली मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उनके बीच में कितना टाइम, मतलब हर एक कॉलिजन के बीच में, एक कॉलिजन के बाद दूसरा कॉलिजन होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा होंगे मीडियम में, उतना तेज़ी से आपस में रिएक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका 168 का सेकेंड होना चाहिए, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr+2। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर कुछ तरह सारा D4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें 4, D4 है ना, 1 2 3 4 और 4 होंगे, तो 4 ये फॉर्मूला होता है इसका, स्पिन मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू होता है √n+2। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ सारा है √24 जिसकी वैल्यू 4.9 है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 169 का ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच करना है हमें, हमारे पास दो और वो दे रखे हैं, सीरीज में दे रखे हैं, उनको आपस में मैच करना है। CO + H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, इन दोनों को सिंथेटिक गैस कहते हैं, यानी फर्स्ट का क्या होना चाहिए, थर्ड। टेम्पररी हार्डनेस जो होता है वाटर में वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण आती है, यानी B का फर्स्ट। B2H6 क्या होता है, BH3 की उससे बनता है, BH3 का डाइमर है। BH3 एक तरह का क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि उसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो इसलिए B2H6 भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है, यानी C का सेकेंड। और H2O2 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो देखते हैं हम किससे मैच कर रहे हैं। फर्स्ट का क्या है हमारा, थर्ड, फर्स्ट का थर्ड जो है, इसमें 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कौन सा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तीनों मैच कर रहे हैं। इसके अलावा टेम्पररी हार्डनेस जो हमने कहा वो किससे, हाइड्रोजन कार्बोनेट से, फर्स्ट से मैच कर रहा है, B का फर्स्ट, तो B का फर्स्ट में केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज थर्ड वन। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। 171 का द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डाइवेशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो पॉजिटिव डाइवेशन हमेशा वो मिक्सचर शो करते हैं जिनका टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा आता है। तो इसका आंसर यहाँ पे कौन सा है, एथेनॉल और एसीटोन। इसके एग्जाम्पल NCERT में भी दिए हुए थे, जिसने पढ़ा हुआ अच्छे से। ठीक है, तो ये टोटल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। 172 क्वेश्चन है, एनिजोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स, क्या बनाता है। तो एनिजोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप होता है, OCH3 ग्रुप होता है, वो HI से रिएक्शन करने पे क्या बनाता है। तो एनिजोल की 2 टाइप से रिएक्शन होती है, क्योंकि वो एक तरह का ईथर ग्रुप है, ईथर 2 तरह से टूट सकता है, O के सामने जो कार्बन है उससे टूटेगा, 2 तरह से रिएक्शन कर सकता है। एक में क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, और क्या बनेगा, CH3I। दूसरे में क्या बन सकता है, फिनाइल पे क्या होता है, सॉरी, बेंजीन रिंग पे क्या आ सकता है, I या CH3OH। तो इनमें से जो स्टेबल होगा वही होगा प्रोडक्ट। हमारे पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, दोनों में से, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट और सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि C2H5 ग्रुप आया कहाँ से। थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि स्टेबल कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा आता है। तो अगर हम दोनों की मैकेनिज्म को समझेंगे तो इसमें
फर्स्ट वाले में जब एल्कोहल बनता है, फिनॉल बनता है, तो उसमें O पे माइनस आता है जो रेजोनेंस के साथ बेंजीन पे स्टेबलाइज होगा, यानी ये रिएक्शन फेवर करेगी। लेकिन सेकंड वाले में जब बेंजीन रिंग पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो उस केस में जो इंटरमीडिएट बनता है वो फिनाइल कैटायन बनता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। इसलिए फर्स्ट वाला यानी फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड करेक्ट होगा। फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड कौन सा है, थर्ड वन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का थर्ड सही होगा। कौन सा सही होगा, 772 का थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए, जो डिकम्पोज करता है फिर बनाता है बी, और बी जो होता है कॉपर +2 से रिएक्शन करके डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है सी। फॉर्मूला बताना है सी का क्या होगा, CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, CuSO4 और CuNH3 का होल 4 और उस पर +2 चार्ज। तो इसमें इसका रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले यूरिया रिएक्शन कर रहा है वाटर से, कुछ इस तरह से क्या करेगा वो, कार्बन ग्रुप पे अटैक करके ए बनाएगा। ए जो है डिकम्पोज करके बना रहा है बी। बी पे ध्यान दीजिएगा, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन हमें अमोनिया को यूज़ होती है रिएक्शन में। अमोनिया बन रहा है बी पे, तो अमोनिया जो होगा फिर कॉपर से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कॉपर और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फोर्थ वाला। इसका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। किसका, 173 का फोर्थ क्या है, करेक्ट है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दे रखा है हमें। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी KF दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें इसकी मोलैलिटी दी हुई है, मोलैलिटी। तो बताओ ये पूछ रहा है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा TF होगा। डेल्टा TF हम इस तरह से निकालते हैं, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, KF × M, यानी डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। सीधा फॉर्मूला 0.399 आ रहा है, जो कि 0.40 की राउंड ऑफ करके 0.40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है 175, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज़ OO लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज की बात हो रही है, किसमें से है, तो इन सबका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे हम। तो ये है इनके सबके स्ट्रक्चर। इनमें से जो थर्ड वाला है कौन सा, H2S2O8, इसके अकॉर्डिंग थर्ड है, लेकिन इसका फर्स्ट ऑप्शन है H2S2O8, दैट इज पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें OO लिंकेज मिल रहा है। ठीक है, बाकी सब में क्या होता है, किसी में भी OO का लिंकेज नहीं है, OH और डबल बॉन्ड O है केवल। तो H2S2O8 हमारा आंसर है, H2S2O8, जिसका नाम क्या है, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। 76 है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमारे पास। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वॉन आर्क मेथड। पिग आयरन जो होता है, हाँ ये पिग आयरन नाम से याद भी होगा आप लोगों को, मेटलर्जी का क्वेश्चन है ये। पिग आयरन जो होता है वो अलग अलग शेप में हम उसको मॉडल कर सकते हैं, या व्राउड आयरन जो होता है उसमें आयरन जो है 4% क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है। ब्लिस्टर कॉपर हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। तो इनमें से ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसी में इम्प्योरिटीज़ भी होती है पिग आयरन में 4% कार्बन की, और साथ में इसको हम लोग अलग अलग शेप में क्या कर सकते हैं, माउल्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारा 176 का क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है पिग आयरन के बारे में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का ऑप्शन कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है, जिसको नेचुरल रबर के नाम से भी हम जानते हैं। बाकी सारे क्या हैं, सिंथेटिक आते हैं। 2 में तो लिखा भी है ये स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन का मिक्सचर आप लोगों ने देखा होगा, ब्यूटाडाइन एक्रोनाइट्राइल, ये NCERT में भी है। ठीक है, तो थर्ड 177 का क्या हो जाएगा, थर्ड वन। नेक्स्ट एन एलिमेंट हैज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें हमारे पास सेल एज दिया हुआ है, सेल का केवल एज दिया हुआ है, और हमें इसका एटॉमिक रेडियस। तो हमारे पास BCC का फॉर्मूला क्या होता है, सेल एज का, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। तो ये किससे मैच कर रहा है, साइड हमें दिया हुआ है, साइड क्या होता है, सेल एज होता है। तो ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा करेक्ट, क्योंकि सेल एज हमें 288 दिया हुआ है, और आगे से क्या है √3/4, तो थर्ड वाला सही है, सही है। नेक्स्ट है एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मेथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हमें इसका कराना ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस में सिंपल होता है, बॉडी जो होती है उसकी डिसोशिएट होती है वहीं एल्कीन की पोजीशन से। तो वैसे यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा एल्कीन है जिसमें एक सिंगल कार्बन अलग हो सकता है। तो ऑप्शन से दिख ही रहा है केवल एकमात्र ऐसा फर्स्ट है, लेकिन अब इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं कैसे होती है। तो इस तरह से हमारा O3 जो होता है सबसे पहले इस पर रिएक्ट करके क्या बनाता है, ओजोनाइड बनाता है,
ओजोनाइड जो होता है बाद में डिसोशिएट होकर क्या बना रहा है, मैथिनल बना रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब एल्कीन क्या टर्मिनल है, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट वन। टर्मिनल एल्कीन उसी में है, बाकी किसी में भी टर्मिनल एल्कीन है ही नहीं। रिंग के अंदर एल्कीन है बाकियों में, दो में, और जो फर्स्ट और थर्ड है उसमें एल्कीन फर्स्ट वाले में टर्मिनल है, जबकि सेकंड वाले में मैथिनल न बन के क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। CH3CH2 बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसमें, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। किसका, 179 का। 180 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। हमारे पास 4 सेट है, इनमें से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन में नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड है, ये NH3 का ही क्या है, सब्सटीट्यूटेड फॉर्म है, हाइड्रोजन को फ्लोराइड ने सब्सटीट्यूट किए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरे वाले में बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, ये पॉसिबल है। बेरिलियम डाईफ्लोराइड है कार्बन, लेकिन 1,4 डाईक्लोरोबेंजीन, ये चारों पॉसिबल हैं। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे जो मैंने आगे दिए हुए हैं, उसमें पता चल जाएगा कि ये चारों कैसे हैं। थर्ड में जो है अमोनिया है, अमोनिया का स्ट्रक्चर सेम वैसे नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड की तरह कैसा होता है, पिरामिडल होता है, तो वहाँ से ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो फोर्थ है उसमें गड़बड़ हुई है, 1,3 डाईक्लोरोबेंजीन में मेटा पोजीशन पे एक फर्स्ट पे है तो एक थर्ड पे है, तो उसमें स्ट्रक्चर सिमेट्रिक नहीं है, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट पॉसिबल होगी उस स्ट्रक्चर में। तो ये 4 है हमारे पास, इन चारों का पहला है BF3, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर जो है वो ट्रायंगुलर है, ट्राइगोनल प्लेनर है सॉरी, तो इस वजह से इसका न्यू 0 होता है, यानी डाइपोल मोमेंट 0 होता है। BF2 तो लीनियर है तो इसलिए 0 है। कार्बन सेम वैसे लीनियर है, पर इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो इसका पोलैरिटी वैसे बहुत कम होती है, प्लस लीनियर होने उसके कारण स्ट्रेट 180 का एंगल होने के कारण क्या होगा, न्यू 0। 1 फ्लोरो में क्या होगा, एकदम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, जितना ऊपर की तरफ उसका डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का उतना नेगेटिव, ओवरऑल कैंसल, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। तो इसलिए 180 का कौन सा हमारा आंसर, सेकंड वाला बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो है, और साथ ये ऑप्शन 2 जो चारों हैं, इन चारों का क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, 0।